अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। कहा यह जाता है कि रियासत माँ जैसी होती है। माँ जैसे होने में और माँ होने में बहुत वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। आज कराची से लेकर खैबर तक अवाम सरापा एहतजाज नज़र आ रही है। महंगाई का तूफ़ान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा और इस हवाले से कोई भी कोई ख़ास इक़दाम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। लोग मजबूर हो चुके हैं। निगरान हुकूमत ने और निगरान वज़ीर आज़म ने नोटिस ज़रूर लिया है, लेकिन एक ठंडे कमरे में बैठकर आवाम के लिए नोटिस लिया है। एक जलसे के बाद या एक तारीख के बाद एक और तारीख आ जाती है, एक मीटिंग की जाती है और उसके बाद एक और मीटिंग की तारीख दी जाती है, लेकिन कोई फैसला होता हुआ नजर नहीं आता। फिर ये भी कहा जाता है कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 21 तक के मुलाजिमीन को जो मुफ्त बिजली दी जा रही थी उसे रोक दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ वापडा के मुलाजिमीन की ही बिजली को रोक देने से और उन्हें दी जाने वाली मराद को रोक देने से इस बहरान से निकला जा सकता है? बाकी की दीगर अशराफिया के हवाले से हमारे तमाम तर हलकों का कोई भी कुछ भी जवाब नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म इस हवाले से जवाब देने से कासिर नजर आते हैं। एक आम आदमी चीखें मारता हुआ नजर आता है, दुहाइयां देते हुए नजर आता है, लेकिन रियासत के कान पर जूं तक रीखती हुई नजर नहीं आती है। नाज़रीन, बात यहीं पर नहीं रुक जाती है। जब बिजली के बिल आते हैं तो एक आम आदमी के पास इतनी सकत नहीं है कि वो इस बिजली के बिल को अदा कर सके। इस नतीजे में हमने ये देखा कि लोगों ने आखिर तंग आकर अपने मासूम बच्चों की जान ले ली, खुदकुशियां कर ली। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल की जाती है और ये कहा जाता है कि खुदारा हमें खाना दीजिए, हमने 4 दिनों से खाना नहीं खाया। रियासत हमें खामोश नजर आती है। मुतवस्सत तबका हो, निचला तबका हो या ऊपर का तबका हो, हर बंदा चीखे मारता हुआ नजर आता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस तरह की बात ऑन स्क्रीन आपके सामने आके की जाती है कि एक आम आदमी की दाद रसी कौन करेगा। इन बड़े बड़े ऐवानों में बैठने वाले लोग जो हैं अवाम के हवाले से कब कोई फैसला करेंगे? निगरान वज़ीर आज़म ने नोटिस ज़रूर लिया है, लेकिन मैं तो उनसे ये तवक्को कर रही थी कि निगरान वज़ीर आज़म शायद ये बयान देते हुए नजर आए कि बशमूल मेरे हर शख्स बिजली का बिल अदा करेगा, किसी को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी, किसी को मुफ्त सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। रियासत इस हवाले से इक़दाम लेगी। लेकिन आखिर क्यों रियासत इस बात का इंतज़ार करती है कि जब हादसात रूनुमा होते हैं, जब वाक़यात रूनुमा होते हैं, उसी के बाद रियासत को यह ख्याल आता है कि हमने अब नोटिस लेना है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उस नोटिस के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह तब्दीली होती हुई नज़र नहीं आती। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, इससे पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं और अवामी रद्द-ए-अमल को जानते हैं। बिल 5000 है। महंगाई तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। बिजली के बिल इतने आए हैं कि आपको क्या बताएं। इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना टैक्स डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा बिल हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बिल आ जाएगा। वो किराया दें, बिल दें, आटा घर में लाएं। पहले बिल आता था 300-400 आसानी दिया जाता था, अब जुर्म भी उतने खर्चे हो रहे हैं और बिल आ रहा हज़ारों के हिसाब से। बाद का तो ये हालात होती है कि बिल देने के लिए पैसे भी नहीं होते और खुदकुशी करने को दिल करता है। पहले जो बिल आते थे हम देते थे, जो लीगल बिल है, बिल हमने पाड़ के फेंक दिए। अब जो आएगा उसको उसके साथ टांग देंगे। बिल हम क्यों जमा कराएं? हमने टैक्स लिए, 600 गाड़ी ये लेके घूमते हैं, कर्जा इन्होंने लिया, पर उन्होंने ये जाके बैठ के हमने उतारने, ये अपनी ये काम करें। बिजली के बिल तो आपको पता है उसमें टैक्स कितने ज्यादा है। बिल जो है आप परसेंटेज निकाले 33% बिल है तो 67% जो है उसमें टैक्स है। बाहर से ये लोग कर्जा ले लेके और बाहर ही चले जाते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे बच्चों के पास क्या है? हमने कर्जा लिया है, मैंने कर्जा लिया या मेरे बच्चे ने कर्जा लिया, किसने कर्जा लिया? जिनके पास कर्जा है वो उतारे, हम क्यों दें कर्जा? अब हम रेंट पे करें, बच्चों की फीसें पे करें कि बिल पे करें, फिर क्या किया जाए? खुदकुशी कर ले। ये एक मुख्तसर सी रिपोर्ट थी। सोशल मीडिया पर अगर जाकर देखें तो यकीन माने इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अवाम ये मुतालबा कर रही है कि 220 अरब का दिया जाने वाला मुफ्त पेट्रोल और 550 अरब की दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सहूलियात को ख़त्म किया जाए। और इनके हवाले से क्यों नहीं कोई नोटिस ले रहा? लंदन में जब एक सवाल पूछा जाता है मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म से कि इस वक्त मुल्क एक बहरान से गुजर रहा है, तो वहाँ पर बड़े मासूमाना अंदाज से हमारे साबिक वज़ीर आज़म ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि ये वो वक्त नहीं है और ना ही ये वो जगह है कि जहाँ पर इस तरह की बात की जाए। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए एनालिस्ट पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर बल्लाज साहब, आसिम चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। मज़हर बल्लाज साहब, कराची से लेकर खैबर तक लोगों ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और जब बिजली की बात की जाती है तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है मसाजिद में ऐलानात किए जाते हैं, तहरीक चलाई गई कि हमने बिजली के बिल जमा नहीं कराने, लोगों ने शटर डाउन हड़ताल भी करना शुरू कर दी है। इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने भी एक नोटिस लिया है। इस नोटिस को आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया फ़ायज़ा।
गुजारिश ये है कि अगर टाइम आप थोड़ा सा मुझे दे दें तो मैं ये जायज़ा पेश करूं कि ये मामला हुआ क्यों, आखिर हम इस नहज पर पहुंचे कैसे। गुजारिश ये है कि अयूब खान के दौर में डैम्स बने, उसके बाद जितनी भी हमारी हुकूमतें आईं, कोई 50 बरस हो गए, जी 55 बरस हो गए, डैम्स का किसी ने नाम नहीं लिया। तो हमारे यहाँ जो सबसे सस्ता तरीका था वो हाइड्रल पावर का था, लेकिन हमारी हुकूमतों ने गफलत बरती, किसी ने नए डैम बनाने का नाम नहीं लिया। एक जो डैम कालाबाग डैम था उसको मतनाज़ा कर दिया गया, इतना मतनाज़ा किया गया कि हालांकि उसका ज़्यादा पानी सिंध ने इस्तेमाल करना था, खैबर पख्तूनख्वा ने करना था, बलूचिस्तान ने करना था और कुछ पंजाब ने करना था, लेकिन उस डैम को पंजाब का डैम बनाकर पेश किया गया और इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि कहा गया, एक सिंधी वज़ीर जो थे वो तो सिंध असम्बली में खड़े होकर कहते थे जी वो पंजाब जो है वो पानी में से ताकत निकाल लेगा जी तो पानी हमें दे देगा। वो इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें हुई, उसके ख़िलाफ़ हड़तालें भी हुई, मुजाहरे भी हुए, वो डैम नहीं बन सका। फिर जाहिर है हमारे यहाँ शॉर्टफॉल आया, तो 90s की दहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ ने IPPs के साथ मायदे किए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कंपनियां जो थीं, इनके पसे पर्दा बहुत से हमारे सियासी ख़ानदान हैं, कारोबारी ख़ानदान हैं जो ये सरमाया समेटते हैं। इन सरमायाकारों ने बड़े तरीके से और चालाकी से एग्रीमेंट जो किए वो डॉलर्स में किए कि हमें डॉलर्स में पेमेंट होगी, बिजली इस्तेमाल आप करें ना करें हमारे ज़िम्मा नहीं है, आप हमें इतने पैसे देने के मजाज हैं। उसमें फिर कर्ज़े बढ़ते गए, गर्दिशी कर्ज़े बढ़े, फिर और जो जुल्म हुआ 2010 के बाद, जो 2013 के बाद गवर्नमेंट आई मियाँ नवाज शरीफ की, उसमें इन्होंने देखे कोई हवेली बहादुर पावर प्लांट लगा दिया, कोई भिखी लगा दिया, साहिवाल में कोयले का एक पावर प्लांट लगा दिया, जिसके बारे में अभी जी ये 16 माह की हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे ये कैसे बेवकूफ़ाना फ़ैसले थे, साहिवाल में कोयले का प्लांट लगा दिया, उससे हमारी फसलें भी तबाह हो गई, हालांकि हम थारकोल को इस्तेमाल कर सकते थे। इसी तरह बहावलपुर में कायदे आज़म सोलर के नाम से पार्क बनाया गया, उसका भी हमें फ़ायदे का नहीं समझ आई। अब ये 50 साल तो डैम्स का नाम नहीं लिया गया। सही। जब ये PTI की गवर्नमेंट आती है तो डैम्स पे कुछ मीटिंग्स होती हैं और उन मीटिंग्स के नतीजे में 10 डैम बन रहे हैं। अच्छा, वो कहाँ गए? वो कहाँ बन रहे वो थे? बन रहे हैं ना जी, कहाँ बन रहे हैं? उस हवाले से कोई update क्यों पाकिस्तान नहीं में बन आती? रहे हैं। जी, वो कुछ डैम्स की तकमील होगी 2027 में, कुछ की 26 में, कुछ की 25 में, कुछ की 29 में। ठीक है। डैम ये तो नहीं कि आंखें बंद कर ले तो लेकिन डैम बन बरलाल साहब, जाएगा। हमने ये भी देखा है ना कि इस हवाले से PTI की गवर्नमेंट ने कितना रिलीफ दिया, या PTI की गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे बड़े स्टेप ले लिए थे? आपने कहा डैम्स बन रहे हैं, लेकिन मेरी उस गुजारिश हवाले है। से अभी देखें ना, अभी तो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, कुछ किसी को नहीं मालूम कि गुजारिश ये है कि मैं PTI गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं करता। जी जी नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रही आपने लेकिन defend मैं करा। हकायक ज़रूर बयान करूँगा। PTI गवर्नमेंट ने अपने खाते में डाल लिया, सब्सिडी दे दी लोगों को, जी, जी। पेट्रोल में सब्सिडी दी। आपको याद होगा जब PTI गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। वैसे अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, 30 रुपये बढ़ जाएगी अगले 2-4 दिनों में। इसी तरह बिजली के मामले में भी उन्होंने लोगों को आसानियाँ दी। तो ये सब्सिडी देने का फैसला अच्छा था? देखिए, आपका काम है आप लोगों को खुश रखें, लोगों को फैसिलिटेट करें, चाहे उसके बाद लोग मजीद एक किसी बहरान का सामना कर लें, किसी बड़े बहरान के पास चले देखिए जाएं। मैनेज करना होता है चीज़ों को। आप अगर बेहतर आप समझते मैनेजर उन्होंने हैं, मैनेज अच्छा किया? बहुत अच्छा मैनेज किया। उन्होंने डॉलर भी देखे 176 पे रखा, सही। जब ये माहरीन आए तो डॉलर 300 से ऊपर चला गया, जब ये माहरीन आए तो पेट्रोल जो है वो 250 पे चला गया। ठीक। मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म की बात की है, ये सही बात है कि नोटिस तो लिए जाते हैं, कमेटियां भी बनती हैं, अब उन्हें दो तरफ बात करनी चाहिए। ठीक हो गया। एक तो IPPs के जो एग्रीमेंट है उन्हें रिविजिट करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि जनाब आप पाकिस्तानी रुपए में मैं ऐसे ही हैं। कुछ खान और साहब की हमारे गवर्नमेंट से यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद हमारे यहाँ शॉर्टफॉल अब नहीं किया हो। है,
अब हम फंसे हुए हैं सिर्फ और हम इन इस चीज़ से आईपीपी निकलना है। कंपनियों, ठीक। इनसे निकले, ठीक। इनसे एग्रीमेंट को मुद्दत कम करें और रुपयों में कर लें। और दूसरा ये है कि पब्लिक को रिलीफ दे, ठीक। उसमें ये कर लें सही। कि आप अब अभी सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो बिजली के बिल ठीक। कम आएंगे, तो गर्मियों की एडजस्टमेंट इसी सर्दियों पॉइंट में पे डाल आपके दें। पास वापस आएंगे। हम बात करते हैं कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, और जैसे उन्होंने कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ अच्छे स्टेप लिए थे, लेकिन शेख रशीद साहब ने भी एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, आजम साहब, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जाने से पहले अपने हाथों से बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। इस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं पता शेख साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में अंदर ये बात की है, लेकिन जो बारूदी सुरंगें इस पाकिस्तान में बिछी हैं वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वक्त देख रहा है। कुछ 13 पार्टियां मिलकर दावेदार थी कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं, और हमने रियासत बचाई, ये क्लेम करते थे। सही। उनके जाने के बाद आपको शायद याद हो, आप ही के प्रोग्राम में आपकी वसातत से मैंने बात की थी कि ये वो लोग हैं जो बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं और निगरानों को ये भुगतना पड़ेंगी तो शेख रशीद जो भी कह रहे हैं पीडीएम कि हमने ने जो रिलीफ देने के पीडीएम ने चक्कर में जो बारूदी पीडीएम ने सुरंगें बिछाई हैं। देखें कौन सी बारूदी सुरंगों की बात कर रहे हैं। 16 रुपए यूनिट चल रहा था आज से 1.5 साल पहले सही। बिजली का, तो जो- 65 रुपए का यूनिट आज तो चल जो रहा है। IMF का मुआयदा हुआ था, फिर IMF की रिपोर्ट IMF का- उन्होंने कहा कि आपने हमारी पॉलिसीज पे अमल ही नहीं अच्छा, किया। IMF का मुआहदा, बातें तो हम बड़ी करते हैं, टीवियों पे बैठ के हम बड़ी डिबेट करते हैं, सुनते भी बहुत हैं, सियासतदानों की भी बहुत सुनी है। मुझे कोई एक बंदा साबित कर दे कि मुआहदा किसी ने देखा हो, सामने आया हो। हम तो ये वो सिर्फ रिपोर्ट बता जुबानी रहे हैं, जो कलामी हम रिपोर्ट सुन रहे डिस्कस हैं। की जाती ये है, और आज- जो मंजर यहाँ पे रिपोर्ट आज आती के है और दिन IMF के तक- रिमार्क्स हैं। आज आजम साहब, ये के- मेरे अपने तो हो भी नहीं सकते। आज नहीं के नहीं दिन चौधरी तक- साहब, ये जो 16 माह की हुकूमत आई पीडीएम की, इन्होंने 9 महीने लेट किया मुआहदा 9 महीने लेट हुआ है। और इसाकदार साहब वो क्या कहते थे IMF के हवाले से, ठीक है जी, सारे दावे थे। और जो बिजली के हवाले से जो ये करके गए हैं, इनको पता था, डेलिब्रेटली ये कर रहे थे, इनको अंदाजा था कि मुल्क किस हालत में छोड़ के जाना है, और उसके बाद ये इनका ख्याल ये है कि हाथ जोड़ के इनको वापस लाया जाएगा कि भाई आप दोबारा मुल्क संभालें। सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनका ख्वाब है, ये हकीकत में कभी नहीं बदल सकता। कौम के साथ जो इस वक्त हो गया, ये 75 सालों में पहली बार हो रहा है, और इस कौम के अंदर बड़ा सब्र है। ये कौम इंतहा तक तकलीफें बर्दाश्त करती है, जब तकलीफें खुदकुशी तक नौबत आती है फिर ये कौम बाहर निकलती है। वो आपने देखा है, लोगों ने खुदकुशियां की हैं तो बाकी लोग बाहर निकले हैं। तो आप ये क्या चाह रहे हैं कि लोग मजीद खुदकुशियां करें? देखिए, रियासत का काम, अभी आप रियासत के हवाले से बात करें, रियासत का काम है देना। लोगों से लेना नहीं। रियासत का काम ये नहीं है कि लोगों से छीने और लोग खुदकुशियां करें। एक खुदकुशी हो तो रियासत को उसी वक्त जो है ना सरेंडर कर जाना चाहिए, जो हुक्मरान है उनको पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि उनका बस का काम नहीं है कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, माली और जानी। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उनके बच्चे भूख से मर रहे हो, किसी को इस चीज़ का ख्याल नहीं आता। आप ये निगरान गवर्नमेंट की कह रही हैं कि ये कमेटियाँ बन रही हैं और ये चीज़ें ठीक कर लेंगे। मैं आज दावे से कह रहा हूँ, नामुमकिनात में से आपके IPPs के मुआहदे 2027 में जाकर ख़त्म होने शुरू होने हैं, और आप बाउंड हैं उन्हें डॉलर्स के अंदर पेमेंट करने पे। उस वक्त डॉलर अगर $250 रुपए का था, आज डॉलर 325 रुपए पे खड़ा है। आप कैसे बिजली को नीचे लेके आएंगे? आप कैसे कंट्रोल पाएंगे? ये आप कैसे बहुत मुश्किल कंट्रोल टास्क पाएंगे? है, आप बिल्कुल ठीक ये बात है। नामुमकिनात में से है कि ये कंट्रोल कर ले। और दूसरी बात, जो अशराफिया बिजली इस्तेमाल कर रही है, ये हमें आईवाश है, जो दिखाएंगे ना कि जी हमने फलां महकमे की, फलां डिपार्टमेंट की, फलां की बिजली, कत्तन ऐसा नहीं होगा। माजी के अंदर ऐसे बहुत सारे दावे हो चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मुंतखब हुकूमतें ये काम नहीं कर पाई, तो निगरान करेंगे। साबिक हुकूमत में साबिक जो वजीर बिजली पानी थे आबिद शेर अली ने भी किया था कि मैं बिजली जो है वो बंद कर दूंगा, लेकिन बिजली बंद नहीं हुई थी। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, जो कि माहिर मुआशियात और इक्तिसादियात हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान एक मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, और आज आपने खुद भी देख लिया, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चल रही थी, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। हालात यहाँ पर ये बन चुके हैं कि अब हम बिल पे नहीं कर सकते हैं। इस वक्त निगरान हुकूमत इस चैलेंज से कैसे इन लोगों को निकालेगी? देखिए, बहुत ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है निगरान हुकूमत के पास जी। इस वक्त जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट जिसपे कि निगरान हुकूमत को अमल दरामद करवाना है, और हमें याद रखना चाहिए कि IMF का ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बहुत जरूरी था। और 12 जुलाई को जब ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट मिला था तो पूरी कौम उस वक्त खुशियां मना रही थी, क्योंकि वाकईतन अगर ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट ना होता तो अभी तो हम महंगी बिजली को
पे एहतजाज कर रहे हैं या महंगे पेट्रोल पे एहतजाज कर रहे हैं। जी अगर ये ना होता तो खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की सूरत में यहाँ पे बिजली के लिए कोई डीजल पेट्रोल फर्नेस ऑयल होना ही नहीं था और ना ही पेट्रोल पंप्स पे या कोई डीजल या पेट्रोल की अवेलेबिलिटी होती या गैस होती। हफ्तों लोगों को लाइन में लग के राशन में ये चीजें मिलती। तो पहली चीज तो हमें ये जहन में रखनी है कि ये सारा कुछ जो है ये ऑलरेडी एक मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए था। सही। अब हुकूमत के जो जुम्मे था, IMF ने ये नहीं कहा कि आप बिजली के बिल बढ़ा दें। IMF ने ये कहा कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं और उस रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्योंकि FTR तो अपना काम पूरा कर नहीं सका, तो 40% जो अभी बिजली के बिल लोगों के आ रहे हैं उसमें टैक्सेस शामिल हैं। जी बिल्कुल। आइडियली तो ये होना चाहिए था कि ये बराह रास्त टैक्स जिनकी आमदनी है उनसे लिए जाते और उसको बिजली के बिलों में ना लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल एडवांस इनकम टैक्स है इसमें टीवी लाइसेंस फी है, इसमें जो पुराने सर्कुलर डेट थे उसका जो सूद देना होता है उसका इंटरेस्ट रेट भी शामिल है और इसमें और बहुत बीसियों किस्म की ड्यूटियां जो हैं वो शामिल हैं। तो इसको जो है वो टैक्सेस को बिलों से अलहदा किया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में निगरान हुकूमत को IMF को एक प्लान देना होगा कि उसके नतीजे में जो 200 अरब रुपए की कलेक्शन होनी है वो टैक्सों की कलेक्शन कहाँ से होगी। तो अगर कोई रेवेन्यू का सोर्स दिखा सकती है निगरान हुकूमत तो फिर तो वो इन टैक्सेस को यहाँ से हटा सकती है, नहीं तो ये टैक्सेस जो हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर साहब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिजली का सब बहरान है या जो बिल आए हुए हैं, लोग सड़कों पर हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं और उनकी इस्तिताअत से ज्यादा ये जो बिल आगे हैं, क्या आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता इसमें? मेरा नहीं ख्याल कि को बहुत ज्यादा इसमें चांसेस है। जैसा कि मैंने कहा कि ये तो हो सकता है कि इसमें जो 40% के करीब टैक्सेस हैं वो टैक्सेस यहाँ से हटा दिए जाएं और वो किसी और तरीके से लगा दिए जाएं और उसमें कोशिश की जाए कि जो आपके लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं उनको उसका असर ना पहुंचे। लेकिन जब तक डायरेक्ट टैक्सेस FTR लेना नहीं शुरू करेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में किसी न किसी शक्ल में वो जो है वो ऑलरेडी जो टैक्स पेयर है उन्हीं को देने पड़ रहे होंगे या उन लोगों को जो कि टैक्स नहीं है जिनको देना चाहिए। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि डॉलर की कीमत में जिस तरह से दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है, वहाँ पर बिजली का रेट क्या है, डॉलर का रेट क्या है, और आप हमें देखिए कि हम एक ज़री मुल्क हैं और उनसे ज़्यादा स्टेबल भी हैं, उसके बावजूद भी आप ये देख लीजिए कि अगर हम उनसे ख़ुद को कंपेयर करते हैं तो हमारा कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हमें खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है। आपका तजर्बा क्या कहता है कि क्या हम इस बहरान से निकल सकेंगे ईजीली? देखिए मुझे उससे ज्यादा अफसोस से कहना पड़ता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के डॉलरों पे चल रहा है। 2 साल से तो उस पे इंटरनेशनल सैंक्शन लगी हैं। दुनिया का कोई बैंक उसकी LC नहीं खोलता, दुनिया का कोई बैंक उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करता। तो वहाँ पे डॉलर जो है वो पाकिस्तान ही से स्मगल होके जा रहा है। कुछ जो है वो लीगल जराये से जा रहा है। जो 15,000 लोग रोजाना जो अफगान ट्रैवल परमिट पे पाकिस्तान से जाते हैं, $1,000 तक तो वो लीगली लेके जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी डॉलर है जो कि वहाँ पे जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ आपको जो है डॉलर स्टेबल या बिजली सस्ती नजर आ रही है। लेकिन आपके पहले सवाल की तरफ अगर वापस जाऊं तो सिर्फ इसमें यही हो सकता है कि हुकूमत जो है वो इन बिलों को स्टैगर कर दे कि किस्तें कर दी जाएं, उसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी जाए, 5, 6, 7, 8 किस्तों में वो बिल जो है वो जमा कर दिए जाए और उस दौरान देखा जाए कि इन टैक्सेस को यहाँ से हटा के और कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ से कि वो टैक्स जो है वो वसूल किए जाएं। जो तीसरी चीज करनी होगी वो ये है कि बिजली की पैदावारी लागत कैसे कम करनी है, उसके लिए जो एफिशिएंट आपके प्लांट हैं उनको फ्यूल देना, और चौथी चीज बिजली चोरी का को रोकना और वो जो एक तबका है शराफिया है जिनको फ्री यूनिट्स मिलते हैं। एग्जैक्टली उस शराफिया के उस तबके के उस यूनिट्स को खत्म किया जाए। सवाल करना चाहता हूं जी आज़म साहब, उसको खत्म करना। तो ये कुछ ऑप्शन है, उससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं है निगरान हुकूमत के पास। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़म है और मैं अपनी और अपने जो नाजरीन हैं उनकी रहनुमाई के लिए आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हमारे जो IPPs के साथ मुआहदे चल रहे हैं इसमें तो जाहिर है कि उसमें रद्दोबदल अभी मुश्किल है, तो कोई ऐसा शॉर्ट टर्म प्लान हो सकता है कि हम सस्ती एनर्जी की तरफ जाएं? और दूसरा इससे मिलता जुलता मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये मुमकिन है कि हमारी जो सनतें हैं उन्हें अपनी बिजली पैदा करने के लिए कोई इजाज़त दे सके, कोई स्टेट कोई ऐसी है हमारे पास प्रोविजन?
देखिए आजम साहब, ये जो बिल आए हैं ना, इसमें दो नुमाया कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट टैक्सेस का, जिसपे हमने बात कर ली जी। दूसरा कंपोनेंट है कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का। यानी इसको यूँ समझ लें कि अगर आप रेंट कार की गाड़ी देते हैं और अपनी गैरेज में या घर के बाहर इसको खड़ा रखते हैं पूरा दिन, तो तब भी आपको पे कुछ करना ना है। कुछ उसकी पेमेंट करनी है। तो आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपको जो IPPs हैं इनको बिजली ना खरीदने के भी पैसे देने हैं। और वो जो ना खरीदने का सिर्फ इस साल को आप ले लें तो तकरीबन 900 अरब रुपया जो है वो सिर्फ इसी साल का कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है वो बन चुके हैं। जी। तो वो अगर हम नहीं खरीदेंगे, यानी अगर इंडस्ट्री जो है वो भी आप ग्रिड सोल्यूशन पे चली जाए, तो होगा ये कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इस पर होना तो ये चाहिए कि बिजली को सस्ता कर दिया जाए, ताकि लोग इतनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें कि ये हुकूमत को जो बिजली ना खरीदने के जो पैसे देने पड़ते हैं वो इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर पे मुश्किल होना शुरू हो, कि कंज्यूमर को सस्ती बिजली मिले, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करे, बजाय इसके कि आप गाड़ी को खड़ा करके उसका रेंट दे रहे हैं। और तीसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो है कि IPP से नेगोशिएशन करने का हुकूमत के पास चांस है, वो ये है कि IPP के बहुत से बकाया जात हुकूमत को देने हैं। अगर उनमें से कुछ बकाया जात अदा कर दिए जाएं और IPP के साथ, क्योंकि बदकिस्मती से IPP के साथ जो टैरिफ है वो डॉलर्स में तय है। और जब तक आप उस डॉलर की कीमत को फिक्स नहीं करेंगे तमाम IPP के साथ, तो जो डॉलर का रेट बढ़ता है उनके तरफ जो अदाशुदा मनी है वो और बढ़ती जाती है। तो उनके साथ हमें नेगोशिएट करना होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी और जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है उसको भी थोड़ा सा नेगोशिएट। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम ज़ुबैरी साहब मौजूद थे। सॉरी बरलाल साहब, मैं आपकी तरफ क्वेश्चन लेकर आ रही थी, आप भी एक सवाल पूछना चाह रहे थे। बहुत माजरत, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना था। जैसे उन्होंने मेंशन किया कि चाहे वो रेंट कार अगर आपने इस्तेमाल की है, नहीं की है, आपके गैराज के बाहर भी खड़ी है, आपने बिल लाजमी उसमें पे करना है, वो उसका जो भी रेंट बनेगा। हम भी इस वक्त ऐसी ही कंडीशन में हैं। उन्होंने जिस तरह के सॉल्यूशंस बताए, आप समझते हैं कि उन सॉल्यूशंस के ऊपर निगरान सेटअप जा सकता है? और इस मुल्क में सबसे बड़ा एक माफिया जो है वो कुंडा सिस्टम भी है, बिजली चोरी का भी है। उन्होंने तो सवाए चमड़ी लाण तो होर कोई नुस्खा नहीं दसिया। जी। अब गुजारिश ये है कि एक दो तजावीज़ है जिस पे अमल दरामद होना चाहिए। एक तो लाइन लॉसेस और बिजली चोरी का रास्ता रोकने के लिए आप प्रीपेड जो है ना मीटर वो ले आए। चाइना तैयार है इस मकसद के लिए, यूरोप में इस्तेमाल हो रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हो रहा है। तो उससे ये है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगी वही होगी, कोई चोरी का बर्डन आप पे नहीं पड़ेगा, कोई लाइन लॉसेस का बर्डन बिल्कुल नहीं ऐसा ही सिस्टम है जैसे मोबाइल फोन में आप अपना बैलेंस डालते हैं ना, पे एज यू गो, यही सिस्टम है दुनिया में। तो जिन टैक्सेस का जिक्र हमारे बिल में भी किया और डॉक्टर साहब ने भी किया, वो डॉक्टर साहब तो ज़ाहिर है मईशत के माहिर हैं, वो इसी तरह की बातें करेंगे कि कान नहीं दे नक ला लो, नक नहीं दे बांह ला लो, वो कोई ना कोई गल ऐसी करनगे। अब दूसरी तजवीज़ ये है कि जो बिजली चोर हैं उनको आप कटहरे में क्यों नहीं लाते? जो मुफ्त बिजली लेते हैं उनकी बिजली बंद करें। अच्छा, एक और आपके इल्म में एक बात लाता चलूँ कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको भी आधी बिजली फ्री दी जाती है, तो वो भी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। फिर जिन लोगों ने IPPs के एग्रीमेंट किए उनको कटहरे में लाए ना, तो मोहतरमा और फिर आपने आपकी मीशत ख़राब है। जिन लोगों के पैसा बाहर पड़ा हुआ है, जिनकी जायदादें बाहर हैं, लाए ना आपके इदारे, बड़ी बड़के तो मारते हैं, उनको लाए ना कटहरे में, उनकी जायदादें बेच के लाए पैसा इस मुल्क में। उनके जो सागदार साहब कहते थे 2013 में कि जी 200 अरब डॉलर स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, हम उसको लेटर लिख रहे हैं, फिर ये वो फिर उसके बाद भूल गए। तो वो पैसे लाएं ना भाई, आपने इस मुल्क का पैसा लूटा हुआ है, इस मुल्क में लाएं ताकि लोग जो हैं वो आसानियाँ महसूस करें, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ आए। यहाँ आपने इब्तदाई में कहा रियासत जो है माँ जैसी होती है, यहाँ तो बच्चे रो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और खुदकुशियां कर रहे हैं, रियासत पूछ नहीं रही, जानो माल की जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही, जिम्मेदारी नजर आ रही कर देती है कि IMF के साथ मुआहदे हुए हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF के मुआहदे में शायद उन्हें बिजली की कीमत याद रह जाती है, लेकिन अपने स्पेशल प्रोटोकॉल्स वो खत्म नहीं कर रहे। और जैसे आपने कहा कि रिटायर्ड मुलाजिमीन का भी एक बर्डन है, जहाँ पे पेंशन के हवाले से एक अच्छा उन्होंने स्टेप लेने की कोशिश की थी कि रियासत इस बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से रियासत अब इस बर्डन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती जो हम इन्हें फ्री की मराद दिए जा रहे हैं। और इसी तरह हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से भी कि अगर वो आए
आए थे तो वो मुल्क में लूटी हुई दौलत को वापस लेकर आते, लेकिन वो भी ऐसा करने में नाकाम नजर आए थे। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे कि मुल्क को क्या इस वक्त होने वाले हालिया बहरान से इलेक्शन निकाल सकते हैं या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इस मुल्क की अशराफिया जो है उनसे इन तमाम तर मराद को वापस लिया जाएगा। IMF के हवाले तो दिए जाते हैं, लेकिन इस हवाले से काम करते हुए लोग नज़र नहीं आते। क्या निगरान वज़ीर आज़म इस हवाले से कुछ कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? और इस टाइम पर मुल्क को क्या सियासी और मुआशी बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन कितना मददगार साबित हो सकते हैं? अब तो तमाम सियासी जमातें, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये बात करती हुई नजर आती है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होना चाहिए। लेकिन जब ये बात आई थी सूबाई हुकूमत की तरफ पर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की बात थी, तो वहाँ पर हमने आइन को फॉलो करते हुए किसी को देखा नहीं था। आइन की धज्जियाँ उड़ाते हुए ज़रूर हमने सबको देखा था, किसी ने उसको माना नहीं था। तो क्या अब 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं होंगे? और उससे पहले मरदमशुमारी की बातें करना कि मरदमशुमारी कराई जाए, या फिर ये नौबत ही क्यों पेश आती है कि हमें दीगर ममालिक के सफ़ीर आकर ये बताएं कि आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं? ख्वाह वो अमेरिका के सफ़ीर हों या वो यूरोप के सफ़ीर हों, वो ही हमें क्यों बता रहे होते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से नहीं मिलना चाहते थे, नहीं मुलाकात की, लेकिन उन्होंने अमरीकी सफ़ीर से या बाकी दीगर सफ़ीरों से ज़रूर मुलाकात की है। तो क्या पाकिस्तान भी ऐसी कोई हैसियत रखता है कि वो किसी दीगर ममालिक में जाकर वहाँ पर भी उनके किसी सियासी मामलात में मुदाखलत कर सके या ना कर सके? आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, बिलखसूस जो मुआशी बहरान है, क्या इलेक्शन उसमें हमें मददगार साबित हो सकते हैं? देखें, पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल यहाँ पर एक शफाफ और बरवक्त इंतखाबात और उसके बाद एक मजबूत गवर्नमेंट। मैं कमज़ोर गवर्नमेंट को इसलिए कह रहा हूँ कि वो नहीं, मजबूत गवर्नमेंट इसलिए चाहिए जिसके पास अक्सरियत हो, जो फैसले करने की पोजीशन में हो। हमने बड़ी देर बाद एक गवर्नमेंट ऐसी देखी थी जिनके पास फैसले करने के तमाम तर इख्तियारात थे, जिनकी अपोजिशन थी नहीं। वो ये 16 माह PDM की गवर्नमेंट थी। वो एडा बड़ा पहलवान अपोजिशन लीडर थी, राजा रियाज उनका अपोजिशन। वो मुल्क के साथ अगर ये करना चाहते, मुल्क के लिए बेहतरी, उनके पास मार्जिन था, वो मुल्क के हक में बहुत अच्छे अच्छे फैसले कर सकते थे। अब जब तक यहाँ पे इंतखाबात बात नहीं होंगे, और इंतखाबात भी ऐसे हों जिसे दुनिया तस्लीम करे, ऐसे इंतखाबात नहीं चाहिए जिसके ऊपर पूरी दुनिया उंगलियां उठानी शुरू कर दे। यहाँ पे इंतखाबात हों फौरी तौर पर, और वो जो मजबूत हुकूमत होगी जिसके पास फैसले करने का इख्तियार होगा। ये जो IPPs के मुआहदे या मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, उस बहरान से हमें वो निकाल सकती है। ये निगरानों के बस का काम नहीं है। तो निगरान सिर्फ अपना किरदार अदा करें, मुल्क के अंदर आईनी जो मुद्दत है उसके अंदर इंतखाबात करवाएं, और जो यहाँ पे मैंडेट हासिल करें उनके हवाले करें इक़्तिदार, ताकि मुल्क को सही रास्ते पर डाला जा सके। तो एक चीज़ ज़हन में रखें, जब तक कहीं सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, वहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। दुनिया की कोई डोनर एजेंसी या दुनिया का कोई ऐसा मुल्क, वो आप उस वक्त तक सपोर्ट नहीं करेगा जब तक उसे ये ना पता हो कि वहाँ की हुकूमत अपने टेन्योर पूरा करेगी या मजबूत हुकूमत है। क्योंकि इस किस्म के हालात में हमारे साथ कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी ना आपको इस बहरान से निकालने के लिए आगे बढ़ेगा। का जिक्र कर रहे हैं ना, ऐसे ही खदशा जो है ना, वो हमारे कई दफा सियासी लीडरान भी अपना जाहिर कर चुके हैं कि हमें अब सियासी लीडरान की तरफ आ जाए। मुल्क को बहरान में तो इन्होंने डाला है, इनको नहीं नजर आ रहा था कि मुल्क बेशुमार मसाइल का शिकार है। इनको चाइना जैसा मुल्क कह चुका है कि जी अपना सियासी इस्तेहकाम लाएं। इनको IMF ने कहा था कि अपना सियासी इस्तेहकाम लाएं। इन्होंने बैठ के जाते जाते बिल पास किया, जी हल्का बंदियां करवाई जाएंगी। आज पीपल्स पार्टी इंतखाबात की बात करती है, मुझे एक मिनट दें जरा, इंतखाबात की बात कर रही है पीपल्स पार्टी के वजीर आला उस वहां बैठे थे जब फैसला किया था नई हल्का बंदियों का और ये सेंसस का। आप इतने अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर एक मेरा भी मासूमाना सा सवाल है ना, बता दीजिए कि जब हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से या मुल्क में इस्लाह के हवाले से बात की जाती है, फिर हमें वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए जब चेयरमैन PTI के साथ राब्ते किए जाते थे, वो कहते थे नहीं मैं तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, मैंने तो किसी से बैठना ही नहीं, मैंने बात ही नहीं करनी है। क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो अपने दीगर पार्टी के लोगों के साथ बैठते, सियासी जमातों के साथ बैठ के किसी हल की तरफ जाते? वो देखें, मेरी बात सुने, चले वो उसने नहीं किया, उसकी तो 150 हम ऐसी गलतियां उसकी निकाल देंगे ना, उसने नहीं किया। जब ये इक़्तिदार में थे
क्या इन्होंने कोशिश की कि हम बैठ के उसको साथ बिठा के हम मुल्क को बहरान से निकालें? रवायत आपने बरकरार रखी। कोशिश इन्होंने भी नहीं की। ठीक है, बात यह है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजी। अगर वो गलतियां कर रहे थे, ये उससे और बड़ी गलतियां करके गए। क्या हो गया था इन 16 माह के अंदर? जो मुइशत कहां से कहां जमीन पे आगे गिरी है। ठीक है, क्या क्या इस कौम ने क्या जुर्म किया था कि डॉलर 250 से 350 पे आ गया, पेट्रोल 150 से 300 से ऊपर चला गया। आप बिजली की डॉलर मजीद महंगा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में भी मजीद इजाफा होने जा रहा है। आप देखें ना, जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतने आपके जो इसी पॉइंट पे मैं आपके पास वापस आऊंगी। सॉरी बल्ला साहब, जैसे आजम साहब ने कहा कि जी देखिए, हमने अगर इस बहरान से निकलना है, ख्वाह वो सियासी है, मुआशी बहरान है, और मुल्क को अगर हमने सही डगर पे चलाना है तो उसके लिए तो हमें बैठ कर बात करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हों या फिर वो दीगर पार्टियों के रहनुमा हों, बात करने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं था। और उस वक्त क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई जब उनको मालूम था कि हल हमसे ही निकलना है? क्यों? गुजारिश ये है कि हम उस वक्त सोचते हैं जब बिल्कुल बारिश जो है वो सर पे आ जाती है। आप ये कहना चाह रहे हैं जब सांस गुजर जाता है तो गुजारिश फिर हम ये लकीर है पीटते हैं? कि आप देखें कि ये 16 माह वाली हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी, उन्होंने बलूचिस्तान का जो एक माहदा था उसको रिविज़िट किया, जिस पे पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर जुर्माना होने जा रहा था। जी। और आप उसमें चेयरमैन पीटीआई को रेकॉर्डिंग का क्रेडिट दें कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुज़ाकरात करके पाकिस्तान को बचाया। सही। अब एक मुआहदा और है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आसिफ अली जरदारी ने किया था ईरान के साथ, गैस लाइन का? गैस लाइन। जी बिल्कुल। उसका जुर्माना हमें होने वाला है जो 25 अरब डॉलर होगा, और उसमें थोड़ी मुद्दत रह गई है। आपको क्या शौक था मुआहदा करने का जब आप पूरा नहीं कर सकते थे? ईरानियों ने पाइपलाइन बना दी अपने एरिया में, आप एक ताकतवर मुल्क के कहने पर रुक गए, आपने नहीं बनाई। ये गलती भी तो कल को गले पड़ेगी इस रियासत तहरीक इंसाफ ने नहीं किया क्या? ये गलती भी हम भी तो रशिया चले गए थे। तो रशिया वो क्या लेने गए थे, क्या करने गए थे? रशिया वो सस्ता तेल लेने गए थे, गंदम लेने गए थे? ऐसी बात तो नहीं कि वो रशिया में कोई मुआहदा ऐसा करने गए थे जो रियासत के गले रशिया का पड़ता। मुआहदा बाद में भी आया है। मुसद्दक मलक साहब ने जो दावा किया था वो भी दावे आपके सामने थे। आ गया, और कौम वो पेट्रोल उसके बाद सस्ता- कौम दुआएं कर रही है कि अल्लाह करे रशिया से दूसरा जहाज ना आए, सही। क्योंकि उसके बाद पेट्रोल की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। अच्छा, अब आ अगर जाइए ये रियासत- हुकूमत अगर पाकिस्तान अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन की की होती तरफ तो आ क्या जाइए। महंगाई की ये सिचुएशन नहीं होनी थी? आप बिल्कुल लोगों नहीं को क्या होनी लगता थी, है? बिल्कुल नहीं होनी ये थी। महंगाई जरूर होनी थी, लेकिन महंगाई दुनिया के साथ जिस रेशो से बढ़ रही थी वो होनी थी। नहीं, आपने भी कहा लेकिन ना जो कोई जहाज आया तो जो उनसे बर्दाश्त नहीं किया गया, क्योंकि अगर उनके नहीं, टेन्योर में जो आता तो क्या होगा? अनवर्ड आफत की सूरत में आई है इस कौम के ऊपर, ये आफत नहीं आई। उन्होंने लोगों को आसानियां दी। अब इलेक्शन का आपका सवाल है, इलेक्शन पे थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। देखिए, आपने वो मुश्तरका मफादात की कौंसिल का हवाला दिया, उसमें 2 ऐसे वज़राए आला शरीक थे जो निगरान थे, जी। और 2 मुंतखब थे, और 2 गैर मुंतखब थे। क्या गैर मुंतखब लोग कोई फैसला कर सकते हैं और उनका फैसला माना जाएगा? सही। ये एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। फिर जब 2008 का इलेक्शन होता है तो वो सेंसस के बगैर हो जाता है, 2013 का भी ऐसे ही हो जाता है। तो क्या सेंसस के बगैर जब 2 इलेक्शन हो चुके हैं तो क्या अब ये इलेक्शन मुमकिन नहीं? सही। तीसरा, जब आपने IMF से स्टैंडिंग एग्रीमेंट किया, अभी डॉक्टर आबद क़यूम जो कह रहे थे, तो उसमें जब 1 अरब डॉलर आपको दिया, जब आपने बड़े शुक्राने के नफल अदा किए और पता नहीं क्या क्या खुशियाँ मनाई, 2 अरब जो डॉलर है वो आपको नवंबर में मिलेगा, और 3 अरब डॉलर आपको उस वक़्त मिलेगा जब आपकी मुंतखब हुकूमत होगी। अब आइनी तौर पर आप बाउंड हैं 90 दिन में इलेक्शन करवाने के। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 2 हफ्ता डिले हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, सुप्रीम कोर्ट से बेहतर फैसले की तवक्को है लोगों को, और मेरा ख्याल है कि जब सारी जमातें ये कहना शुरू हो जाएं कि इलेक्शन होने चाहिए तो फिर इलेक्शन होंगे। ठीक, आप समझ रहे हैं कि फिर इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात कर रहे थे जैसे मुआशी सिचुएशन पे भी बात की है, तो मुझे ये बताइएगा आजम साहब के, और मेरे नाज़रीन को भी बताइएगा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से ये फैसला किसने करवाया था? और अगर हम बात करते हैं ओपन बैंक की और इंटर बैंक की, इनके दरमियान की तजाद कैसे आया था, और रुपये की जो कदर कीमत का जो तनासब रहा, ये कहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी? देखिए, ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं आप जब सागडार साहब पहले इससे मिनिस्टर फाइनेंस थे, उन्होंने पाकिस्तान में कंट्रोल्ड इकोनॉमी का एक मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर डॉलर को कंट्रोल किया गया था।
लेकिन जब उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई है वही मॉडल चलता रहा, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट में मिड में आके इन्होंने ओपन इकोनॉमी के मॉडल पे आए। अच्छा, दुनिया के जो ममालिक तरक्की करते हैं वो ओपन इकोनॉमी में शामिल होते हैं, तो वो तरक्की करते हैं। कंट्रोल्ड इकोनॉमी जो है ना, वो एक डंग टपाऊ काम हो सकता है, फॉर टाइम बीइंग हो सकता है, वो मुश्किल नहीं होता, शॉर्ट टर्म वो प्रोजेक्ट है। जब वो आए हैं ओपन इकोनॉमी में, उसके बाद एक दफ़ा आपकी इकोनॉमी को झटका लगा क्योंकि डॉलर ऊपर गया। सही। लेकिन उसके बाद जब आपने स्टेट बैंक की बात कर रही हैं, तो ये बच्चे को पता है कि वो आईएमएफ की एक शर्त थी। आईएमएफ की शर्त के मुताबिक स्टेट बैंक के हवाले से जो भी उस वक्त एक कानून साजी की गई और स्टेट बैंक को जो है ना वो समझे कि एक हवाले कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दोबारा इसहाक डार साहब, जब गवर्नमेंट आती है तो इसहाक डार साहब ये दावा करके आए थे कि मैं डॉलर को 200 से नीचे ले आऊंगा। सही। लेकिन होता क्या है, उनकी वजारत के दौरान डॉलर जो है वो जंप करता है और 300 को टच करता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा 2016 के अंदर इस मुआहदे को कंप्लीट करके फिर दोबारा से वापस कर दिया गया था। सुप्रीम जो स्टेट बैंक के हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन हम फिर देखते हैं कि जब पीटीआई का दौरे हुकूमत रहा है इस मुआहदे पर अमल करने के लिए, आईएमएफ के पास वापस जाने के लिए, फिर हमने खुद मुख्तार बनाया था। देखें, आईएमएफ आपका एक ऐसा आपके गले का फंदा है जिससे आप निकल नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है कि आप मकरूज हैं आईएमएफ के। आपने मुल्क की बेशुमार आपके डिपार्टमेंट, आपकी चीजें आईएमएफ के पास समझे आपने गिरवी रख चुके हैं। चौधरी साहब, ये कैसा फंदा है? इस पे तो खुशियां मनाई थी इसहाक डार ने और मियां शहबाज शरीफ, और उससे साल 2 साल पहले यही लोग क्लेम कर रहे थे कि आईएमएफ के पास मुल्क को गिरवी रख दिया इन लोगों ने। ऐसी मुबारकबाद तो खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी दी थी ना कि आपको मुबारक हो, मैं पैकेज मिल गया। चेयरमैन पीटीआई क्या कहा करता था कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, दावा तो वो भी करता था, लेकिन वो भी आईएमएफ में आप सब मान रहे हैं ना, फिर आप दोनों मान रहे हैं कि लेकिन इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, अब जितनी देर तक हम उस फंदे में रहेंगे इस मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा नजर नहीं आ रहा। हमें किसी भी तरह इस फंदे से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। कभी भी मकरूज कौम में एक मकरूज घर नहीं चल सकता, तो मुल्क कैसे मकरूज चलेगा? अच्छा, इस सिलसिले में आप अपना तजिया भी शेयर कीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा भी। क्या हमने जो स्टेट बैंक के साथ जो हमारा ये हम जिस तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने इस मुआहदे को रिव्यू करना पड़ेगा? ये स्टेट बैंक वाला जो खुद मुख्तारी का एक मुआहदा है हमारा, गुजारिश ये है कि हर वक्त ये चांसेस मौजूद होते हैं कि आप रिविजिट करें किसी भी एग्रीमेंट को, जो भी आपके लिए नुकसानदेह है। अभी मैं ये चौधरी साहब की बात से मुझे याद आया कि तुर्की वालों ने ऐसे किया था। तुर्की वाले भी आईएमएफ के शिकंजे में जकड़े हुए थे बुरी तरह, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी इंडस्ट्री को तरक्की दे के आईएमएफ से जान छुड़वाई। इंडिया ने भी, ठीक है, इंडिया ने तो हम भी जान छुड़वा सकते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ काम क्यों नहीं किया गया? हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है, ठीक है। हम कर्जों पे कर्जे लेते रहे और बस पीते रहे और खाते रहे। तो हमें कर्जे लेते वक्त ये सोचना चाहिए कि भाई हमने ये उतारने भी है, तो उस कर्ज को उतारने का जो बंदोबस्त है वो तो करना चाहिए। वो पॉलिसियाँ हमारी हुकूमतें बनाने में नाकाम रही। ये जो आपने चेयरमैन पीटीआई की बात की, देखिए उस वक्त जो एक वज़ीर ख़जाना थे जो शुरू में बने, तो वो आईएमएफ के ख़िलाफ़ थे बड़े। आईएमएफ की जो हेड थी उसने फिर मैसेज एक दिन किया कि वो इज़ ए एरोगेंट मैन, तो उसको फिर हटाया गया। फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को दुबई जाके मुज़ाकरात करना पड़े। तो गुजारिश ये है कि आईएमएफ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उस वक्त तक हमारे लिए ज़रूरी है कि आईएमएफ के सर्टिफिकेट के बगैर कोई और मुल्क हमें पैसे नहीं देता। हमारे दोस्त ममालिक भी पैसे नहीं देते जब तक हमारे पास आईएमएफ का सर्टिफिकेट ना हो। तो इस शिकंजे से जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पॉलिसियाँ बनाएं, हिकमत अमली बनाएं। दुनिया के बहुत से ममालिक फंसे और आईएमएफ के शिकंजे से निकले और आज वो तरक्की कर रहे हैं। दुनिया के जिन ममालिक ने तरक्की की है, अगर आप उस पर थोड़ा गौर करें, वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो कारोबार नहीं करती। तमाम तर जितने कारोबार हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। इवन के रेलवे, इवन के एयरलाइनें, इवन के हर किस्म का बिजनेस
वो प्राइवेट सेक्टर करता हमने है, तो किसी भी हुकूमतें इदारे सिर्फ को गवर्नेंस सियासत करती से हैं। पाक नहीं रखा आजम साहब। और जब हम बात करते हैं IMF के मुआहदे के हवाले से, देखिए अगर हम, जैसे बरला साहब ने कहा था कि हमने कुछ लिया भी, कुछ खाया भी, कुछ पिया भी, तो जो तहरीक इंसाफ का टेन्योर गुजरा है, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि हमें बहुत सारी होप्स उसमें दिलवाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम तरक्की की राह पे आगे निकल जाएंगे। उसमें 2 साल तो कितने- कोरोना कितने- टकरा ना। हाँ, तो उसके बाद हमने कितनी किस्तें वापस दुनिया की, बंद आप रही थी समझते 2 नहीं? साल। देखें, मैं उसको ये नहीं कहता कि उसको हम क्लीन चिट दे दें, वो बहुत बुरा दौर था, 3.5 साल बहुत बुरे थे, लेकिन ये 16 माह ने उन 3.5 साल को उसको फरिश्ता बना दिया है और इनका किरदार खुल के सामने आ गया। भाई अगर वो बुरा है, उसने नहीं परफॉर्म किया, आप तो तजर्बाकार थे, 35-40 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और बारियां आप लोगों ने लगाई हुई हैं अपनी। मिसाके जमहूरियत के नाम पे कभी बारी लगा लेते हैं, तो कभी आप वफादार नहीं, पे बारी उसको लगाते कैसे हैं। बुरा कह दें चौधरी साहब। उसके 3.5 साल में 2 साल तो कोरोना रहा, दुनिया बंद रही, लेकिन उसने कोरोना को ऐसे हैंडल किया कि दुनिया तारीफ करने पे तो मजबूर बल्ला हुई। साहब सिर्फ हम किसी पाकिस्तान क्रेडिट के का चक्कर में, अब आप देखिए आज हम देखिए कहाँ पहुंच गए। फायजा, ड्यूरिंग कोरोना कोई खुदकुशियां नहीं हुई थी, लोग सड़कों पे नहीं आए थे कि महंगाई हो गई, ठीक है। उसने एक ऐसा सिस्टम किया कि लोगों का रोजगार भी बहाल रहा, लोग अपनी जिंदगी भी गुजारते रहे, लोगों को सहूलतें भी मिली। तो उसकी हुकूमत तो 1.5 साल बनती है, 2 साल तो दुनिया बन रही है, तो हम उस पर इल्ज़ाम धर देते हैं। ये जो सही फरमाया चौधरी साहब ने कि ये जो माहरीन हैं जिनको 50 साल हो गए हुकूमत करते हुए, देखिए 1985 में डॉलर 10 से 12 रुपए का था। जो ही ये हमारे 2 खानदान आए हुक्मरानी में तो डॉलर को पर लगने शुरू हो गए। अब ये क्या सच नहीं है कि भाई उसने फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज किए, ये सच नहीं है कि IPP से इन दोनों जमातों ने मुआहदे किए जो पाकिस्तान के गले का फंदा बने हैं, ठीक है। फिर कर्ज उतारो मुल्क सवारों का जो पैसा वो किधर गया। फिर वो जो दावा किया था डार साहब ने 2013 में कि जी वो 200 अरब रुपया हमारा उधर पड़ा है, 200 अरब डॉलर स्विस बैंक्स में, तो हम लेटर लिख रहे हैं, बिरला साहब, वो 14-15 अरब रुपया पिछले साल आना था, वो स्विट्जरलैंड में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सैलाब वाला, वो कहाँ गया? अच्छा, तो उसमें से जितना आया उसमें से 48 अरब रुपया तो खा गए ना, क्योंकि अभी अच्छा, जब मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से आगे गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ जानेंगे कि कल एक बहुत बड़ा अहम फैसला भी आ रहा है और उसमें क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, और क्या नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये सब जानते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, नहीं आएंगे? खूनी कंपेन एक डिज़ाइन की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि मरियम नवाज उस इलेक्शन की कंपेन को लीड करती हुई नजर आएंगी और ये भी बताया जा रहा है, ज़राए ने खबर दी है कि जी वहाँ पे बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री भी चलाई जाएगी जिसमें गैंग ऑफ 5 का भी जिक्र किया जाएगा और उसमें कुछ ऑडियोज़ और कुछ वीडियोज़ भी दिखाई जाएंगी और ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वतन वापस आने के बाद नवाज शरीफ अपने केसेस का सामना करेंगे? एक केस में उनको भी 7 साल की सज़ा है, तो क्या उस सज़ा के लिए वो तैयार होकर आएंगे, नहीं आएंगे? और ख़त्मी फैसले किए जा रहे हैं, इस वक्त लंदन में अहम फैसले किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब पर कल एक और बड़ा अहम फैसला आ रहा है। तोशाखाना केस में क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाएगा? फैसला आज महफूज कर लिया गया है, इसके बाद रिजल्ट क्या होगा, इस हवाले से बात करते हैं। आज़म साहब, अगर हम बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो पहले तो मैं इसके ऊपर आपका एक शॉर्ट सा जवाब चाहूँगी कि कल आने वाले फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आज 2 रुकनी बेंच ने इस पे समाअत भी की है, तो फैसला महफूज कर लिया गया है। देखिए, फैसला उनके हक में आता है, उनके ख़िलाफ़ आता है। एक चीज़ तयशुदा है कि उनकी रिहाई नहीं हो रही, क्योंकि पीछे एक मुकदमात की एक पूरी सीरीज़ नज़र आ रही है और उन मुकदमात के अंदर चेयरमैन PTI की अगली गिरफ्तारियों के लिए तमाम तर जो उसकी कार्रवाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। लिहाजा अगर वो फैसला उनके हक में भी आ जाता है, उनको बरी भी कर दिया जाता है उसमें और रिहाई के ऑर्डर भी आते हैं, उसके बाद आप देखेंगी कि एक मुकदमे में उनकी ऑलरेडी गिरफ्तारी डाली जा चुकी होगी, लिहाजा उस मुकदमे की समाअत शुरू हो जाए। इसलिए मैं नहीं समझता कि इतना इंपॉर्टेंट है ये फैसला आना ना आना। फैसला महफूज है, वो कल आ जाए, परसों आ जाए, जब भी आ जाए। इसलिए बात की जा रही थी क्योंकि हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनके ऊपर उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी जाहिर किया था, खदशा के मुझे पे तहफ़्फ़ुज़ात। देखिए, जुडिशरी के अंदर कुछ रवायात थी
कि अगर एक बंदा एतराज़ करता था, कोई मुलज़म एतराज़ करता था, तो हम माजी में देखते रहे हैं कि जो जज साहिबान थे वो ख़ुद उन मुकदमात से अलहदा हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमारे जो जुडिशल अफसरान हैं, हम शायद इस पर तवज्जो नहीं देते और ना ही उन रवायात पर अमल किया जाता है। मेरा ख्याल है कि वो अच्छी रवायात थी, और उस वक़्त जैसे कि पहले भी एक दफ़ा जिक्र हुआ, उस वक़्त जज ना किसी तकरीबात में जाते थे, ना तकरीरें करते थे, ना सियासी किसी जगह पर जाते थे। लेकिन अब तो आप देखें चीज़ें बिल्कुल तब्दील हो गई हैं। और उस वक़्त हम लिखते हुए हमें बम बाउंड थे, हम लिखा करते थे मिस्टर जस्टिस फलां फलां। अब तो आप देखें डिबेट्स हो रही हैं, जजों के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं सियासी पार्टियों की तरफ से, जिसके हक में फैसला आता है वो ठीक है, जिसके खिलाफ आता है अगले दिन जजों की वीडियो वो निकालने की बातें करते हैं। बात वही आ जाती है, मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने भी रिमार्क्स दिए थे कि वेट फॉर ऑर्डर, और वेट फॉर ऑर्डर यही है कि जैसे आजम साहब ने भी कहा कि अगर उन्हें रिलीफ मिल भी जाता है तो आगे एक दूसरा केस भी है। अच्छा बल्ला साहब, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी उनको रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आगे क्या सिचुएशन होगी। एक हैरानकुन रिपोर्ट हम सबकी आंखों के सामने से गुजरी, डेफिनेटली आपने भी पढ़ी होगी, हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम भी किया था, बल्कि पर्सनली मुझे भी हो रहा था कि क्यों एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म कैदी नंबर 804 जिन्हें बैरक नंबर 3 में रखा गया, उन्हें क्यों नहीं उनके मुताबिक उन्हें चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके हवाले से जब रिपोर्ट तलब करते हैं, वो तो रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये जो चौधरी साहब ने फरमाया ठीक है, ये दुरुस्त है, उन्हें और केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ये केस बड़ा अहम है। इसके ये जो तोशा खाना वाला केस है, अगर उसमें उनकी बेल हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन से उनकी जान छूट जाएगी, उनकी नाहली वाली तलवार ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अगर पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को देखा जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर ऐसा फ़ैसला कर दे कि भाई इस केस में इनकी ज़मानत हो गई है, किसी और में इनको गिरफ्तार ना किया जाए, तो ये बात भी सामने आ सकती है। चूंकि ये मिसाल है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि जरा जल्दी आगे क्या कानून और आइन पे अमल दरामद हो रहा है जो आप मेरा ख्याल है वो जो सर वो रिपोर्ट भी तो आ गई ना, देखिए भाई रिपोर्ट आ गई है, बरात नहीं दी जा रही है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी रिपोर्ट तो ये है कि उनको दफा का हक नहीं दिया जा रहा। वो जो देखिए जेल में आप किसी को पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि आप अदालत में उन्हें हक दफा दें जो आइन देता है, वो तो उनको दिया नहीं जा रहा। तो हम किसी और रिपोर्ट पे कैसे यकीन करें? अगर उनकी फरमाइश पर देसी मुर्गा दिया जा रहा है और देसी बकरे दिए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से उन्हें कोर्ट में बयान दिया जाएगा। अच्छा, वक्त मुख्तसर है, मरियम नवाज जो है वो खूनी इलेक्शन कैंपेन डिज़ाइन कर चुकी हुई हैं और वो इस वक्त खुद लीड भी करेंगी। तो शॉर्ट आंसर चाहिए मुझे कि नवाज शरीफ जो हैं आएंगे भी कि नहीं आएंगे, या नवाज शरीफ तो नहीं आएंगे। और दूसरा ये है कि ये जो ऑडियो वीडियो का कारोबार है ये बंद होना चाहिए। कौम को ये कारोबार नहीं चाहिए, कौम को सहूलतें चाहिए। नवाज शरीफ नहीं आएंगे। ठीक हो गया जी। माजरत के साथ आजम साहब मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चलता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ जिस उन्होंने कहा कि कौम जो है वो इंक्लूजन चाहिए है, और अगर हम अपने आप को दीगर ममालिक के साथ कंपेयर करते हैं कि हम लाहौर को या मुल्क के फलां हिस्से को पेरिस बना देंगे या फलां जगह से कंपेयर करते हुए नजर आते हैं, तो वहाँ पर एक अमीर आदमी से टैक्स लेकर उस टैक्स की रकम से एक गरीब आदमी को प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन जहाँ पर रियासत एक आम आदमी का, गरीब आदमी का नवाला लेकर अशराफिया का पेट पालती हुई नजर आ रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे साथ पहले पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।